नमस्कार। बात करते हैं आज छोटी चूक बड़े रोग। अगर आपको यह पता है कि आपकी यह छोटी गलती आपके बड़े रोग का कारण बनने वाली है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही बड़े रोग का कारण बनती हैं। तो आज मैं आपको इस छोटी चूक बड़े रोग के अंतर्गत जानकारी दूंगा। यह छोटी चूक होती क्या है, बड़े रोग क्या होते हैं, छोटे रोग क्या होते हैं, इनको ठीक करने का तरीका क्या है, इनको कैसे रोका जाए, और क्या आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा छोटा छोटा क्रम हो रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो इतनी सारी जानकारियां आपको इस प्रोग्राम छोटी चूक बड़े रोग इसके अंतर्गत बताऊंगा। तो अब मैं पहले आपसे प्रश्न करता हूं, आखिर छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी क्या क्या है, बता सकते हैं आप? छोटी बीमारियां कौन कौन सी हैं, जरा सोचो। तो छोटी बीमारी है सिर दर्द, छोटी बीमारी है। जुकाम छोटी बीमारी है। बुखार छोटी बीमारी है। बड़ी बीमारी कौन सी है? तो कैंसर बड़ी बीमारी है। हार्ट फेल बड़ी बीमारी है। नहीं 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 नहीं। जो बीमारी अब मैं आपसे पूछता हूं कि जुकाम किसी को हो गया, बुखार किसी को हो गया, 104 डिग्री टेम्परेचर हो गया, जरा बुखार वाले से पूछो क्या ये बीमारी छोटी है? क्या खुश हो आप? 104 डिग्री टेम्परेचर है। या किसी का 104 तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, केवल 99 रहता है और पिछले एक महीने से 99 बुखार है, तो क्या छोटा है? उसको पूछो कैसा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, 99 डिग्री टेम्परेचर ही तो और क्या है। तो जिसको बुखार है ना वो कहेगा साहब मेरा सारा शरीर टूटा रहता है, मेरे अंदर बहुत बेचैनी रहती है, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मैं कुछ काम करने के लिए नहीं जा सकता, मेरा जीना नहीं मेरा जीना मरना जैसा हो गया है। और अगर वहीं पर डेंगू जैसी बीमारी हो गई, बुखार है, टाइफाइड हो गया, तो जानलेवा हो जाता है। और रही बात जुकाम की, आप कहेंगे जुकाम बड़ा छोटा है। अरे जब जुकाम होता है और घर का बच्चा भी आके ये बोले कि पापा मेरे लिए ये ले आओ जरा, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं या कुछ और ऐसा कर्म करते हैं, जिसको जुकाम होता है, छींक आ रही है बार बार, उस समय वह पल उस व्यक्ति की जिंदगी का मृत्यु से भी ऊपर बढ़कर होता है। तब उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल लगता है मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं। इसीलिए कोई भी बीमारी छोटी और बड़ी नहीं होती। जब तक कोई बीमारी आपको नहीं हुई है तब तक वह छोटी है, और अगर हो गई है तो वही बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए छोटी और बड़ी कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी जब तक नहीं है तब तक नहीं है, हो गई है तो वही बड़ी बीमारी है। आपके जीने को हराम कर सकती है, आपके सारी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकती है, आपके सारे रिलेशंस को ध्वस्त कर सकती है, आपके जीवन की तमन्नाओं को खत्म कर सकती है, आपके सपनों को तबाह कर सकती है। अगर बीमारी नहीं है तब सब कुछ अच्छा है, और है तो सब कुछ खराब है। इसीलिए किसी भी बीमारी को हल्के में और छोटेपन में नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, आखिर आती क्यों है? छोटी चूक कौन सी हैं जिनके कारण से ये सारी बीमारियां आती है? तो यह छोटी चूक जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बीमारी आने के रूट कॉज आपको बताऊंगा, उन रूट कॉज के अंतर्गत उसके लेबल्स की जानकारी कुछ लेते हैं। तो उन लेबल की जानकारी में एक जानकारी तो यह है कि आपने खाया पिया, उसके कारण से बीमारी आती है। जैसे मान लो मैं आपको ही प्रश्न करूं बीमारी आती क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? गलत खाने से। क्या बताएंगे? लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज क्यों आ गया, ब्लड प्रेशर क्यों आ गया, अर्थराइटिस क्यों आ गया, गैस क्यों आ गई, माइग्रेन क्यों आ गया। और समझ में आता है कि 50 साल की उम्र में अर्थराइटिस आए तो समझ में आता है, लेकिन 30 साल की उम्र में अर्थराइटिस आ गया, 20 साल की उम्र में अर्थराइटिस आ गया, इसका कारण क्या है? मात्र 15 साल की उम्र के अंदर ही डायबिटीज हो गया,
इसका मतलब क्या है? 25 साल में ब्लड प्रेशर हो गया, एसिडिटी हो गई, छोटे छोटे बच्चों की टांगें दर्द हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं उनके कारण क्या है? पड़ गए ना चक्कर में। कुछ कहेंगे हाँ हाँ खाने पीने के कारण से हो सकता है, कुछ कहेंगे लाइफ स्टाइल के कारण हो सकता है। अरे नहीं नहीं, इनके सारे आधार, सारे वैज्ञानिक तरीके, सच में सारा रूट कॉज अगर हम जाने तो उसको जानने के लिए तसल्ली से आपको उस पर विचार करना पड़ेगा। और वो क्या क्या विचार है, आओ मैं ही आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ शेयर करूंगा इस लेवल में, क्योंकि जिन चीजों को आपके बारे में आपके साथ जो मैं चर्चा करने वाला हूं उनको, और फिर कुछ चीजें बताऊंगा आगे चलकर। क्यों? क्योंकि पहला आधारभूत तत्व शरीर में रोग आने का, वो है हमारा पंचकोश। हमारे शरीर के जो आसपास आवरण है, हमारे शरीर के जो आवरण है, वो 5 कोशों के अंतर्गत, यानी कोश का मतलब होता है घेरा। वैसे कोश कहते हैं जेब को, शब्द कोश कहते हैं ना भंडार, यानी कोई एक निश्चित चीज। बैंक को भी कोश कहते हैं, मेरे कोश में पैसा ही खत्म हो गया। राजकोष, जहां पर चीजें संग्रहित होती हैं, इकट्ठी की जा सकती हैं। तो ऐसे पंचकोश से निर्मित हमारा यह शरीर है। अब ये 5 कोश कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, फिर है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं जिनके कारण से बीमारियां हमारे साथ आती हैं, हमारे पास इकट्ठी होती हैं। क्यों? केवल एक कारण से नहीं आती हैं। आपको तो कुछ ही पता है, आपको 5 कोश के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको उन 5 कोश की डिटेल में जानकारी दूंगा। और 5 कोश, ये 5 तरीके किस प्रकार से शरीर पर प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार से शरीर को समाधान कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अन्नमय कोश मतलब शरीर का, यानी वह भौतिक तत्व जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती हो, वो सभी अन्नमय कोश के अंतर्गत आते हैं। जिनको देखा जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, जिसको चाखा जा सकता है, जिसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ये सारी चीजें किस में आती हैं? अन्नमय कोश में आती हैं। जिसमें से ये भौतिक शरीर है जिसको आप देख रहे हैं, खाना पीना है जिसको आप देख रहे हैं, भोजन जिसको आप देख रहे हैं, दीवारें हैं इनको आप देख रहे हैं, लाइट या बॉक्स तो आप देख रहे हैं, लाइट का ट्यूब तो आप देख रहे हैं, लेकिन लाइट में उसके बहने वाला जो विद्युत प्रवाह है वह आप नहीं देख रहे हैं, इसीलिए वो अलग चीज है। लेकिन मैं कहूंगा भौतिक चीजों की बात कर रहा हूं जिसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती हो। ये सभी अन्नमय कोश में आती हैं, भौतिक जगत की सारी चीजें। अभी इस कोश का नाम अन्नमय कोश क्यों रखा? क्योंकि भौतिक जगत का मतलब है वह बढ़ेगा और एक दिन खत्म भी हो जाएगा। और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए भोजन, क्योंकि विकास के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। पौधे को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, पशु को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इसी प्रकार से इस जीवन को भोजन नहीं मिलेगा तो रोगी हो जाएगा और मर जाएगा। इसलिए इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो है अन्न। तो भौतिक चीजों के अंदर जो एक महत्व की चीज है वह अन्न है। इसीलिए इस अन्न को, इस कोश का नाम ही अन्नमय कोश रखा। अन्न के कारण ही विकसित है। तो जो ग्रोथ का कारण बने, डेवलपमेंट का कारण बने, उसी का नाम रखा जाता है। हिमालय को क्यों प्रणाम करते हैं? सबसे ऊंचा इसीलिए? नहीं, हिमालय को इसीलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि हिमालय ही एक ऐसा पहाड़ है। बाकी सभी पहाड़ दिन प्रतिदिन क्षय हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हमारा गोवर्धन पर्वत जो मथुरा वृंदावन में है, उसके बारे में भी कहते हैं पहले बड़ा था अब छोटा हो गया है। लेकिन एक धार्मिक मान्यता है, हम उसको प्रणाम करते हैं। हिमालय के साथ क्यों ऐसा करते हैं? हिमालय की एक ही खासियत है और वो है वो दिन प्रतिदिन
बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसीलिए हिमालय की चर्चा करते हैं। तो ग्रोथ, विकास को ही प्रणाम करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। इसीलिए अन्नमय कोश, अन्न क्योंकि विकसित करता है, इसीलिए हम इस कोश का नाम अन्नमय कोश के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है जो रोग का कारण बन सकता है, तो ध्यान करना। रोग कहां से आया, शरीर में रोग कहां से आया? तो एक आया भोजन के कारण, गलत खाना, गलत तरह से खाना, गलत जगह पर खाना। तो कहां खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, इसके कारण से रोग और निरोग पर आया। तो अन्नमय कोश में पहला आ गया भोजन। दूसरा क्या नजर आता है जिसके कारण से हम रोगी होते हैं? तो दूसरा है जानवर या ऐसे कीट जो जहरीले हैं, जैसे सांप, उसके कारण से हम रोगी हो सकते हैं, हमारी मृत्यु हो सकती है। ऐसे बहुत सारे वायरस जिसके कारण से हम रोगी हो सकते हैं। डेंगू बुखार आता है, प्लेग आता है, टाइफाइड भी किसी कारण से आता है। तो ऐसी चीजें, यह बैक्टीरिया, वायरस भी देखे जा सकते हैं, उसके कारण से रोग आ गया। तीसरा आ सकता है रोग, इसी के साथ में एक्सीडेंट के कारण आ सकता है। चोट लगी थी, दुर्घटना हुई थी, इसीलिए हम रोगी हो सकते हैं। कुछ रोगी का मतलब इसको रोग नहीं बोलेंगे, लेकिन कष्ट का कारण बोलेंगे। और साथ ही साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, दवाओं के कुप्रभाव से भी हम रोगी हो सकते हैं। लेकिन दवाएं भी खाते हैं, इसीलिए वह भी किस में मानी जाएगी? भौतिक में ही मानी जाएगी, भोजन में ही मानी जाएगी। तो ये जितनी चीजें हैं रोग की, भौतिक जगत की, उनमें से 90% चीजें भोजन से संबंधित हैं, खाने से संबंधित हैं। इसीलिए केवल और केवल भोजन 90% से अधिक हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। अभी तो मैंने एक चीज की चर्चा की है, लेकिन तो भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में चर्चा करता हूं। अभी अन्नमय कोश, ये कारण जो मैंने बताए, इसी के साथ अगला आता है प्राणमय कोश। अब गलत वायुमंडल के कारण, वातावरण के कारण, हमारे श्वासों के कारण से हमको रोग आया। वायु शरीर में, हमारे जो वायु के लेवल हैं वो अलग अलग प्रकार की वायु हैं, 5 प्रकार की वायु हैं, जिसमें प्राणवायु भी है, अपान वायु भी है, उदान वायु भी है, समान भी है और बयान भी है। ये पांचों वायु अगर विकृत हो जाती हैं, इन वायुओं को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए अभौतिक हैं, एनर्जी लेवल पर आती हैं। लेकिन उनमें से केवल प्राणवायु, क्योंकि जीवन का कारण है, प्राण जीवन का कारण है, अपान और उदान जीवन का कारण नहीं है। लेकिन अपान और उदान विकृत होने पर भी रोग आता है। जब उपान और उदान विकृत हो जाती है, बयान विकृत हो जाती है, समान विकृत हो जाती है, तब भी रोग आता है। इसका संबंध हमारे खाने पीने के साथ नहीं है, प्राण के साथ है। तो 5 प्रकार के प्राण, यह भी हमारे रोग का कारण बनते हैं। 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करने का कारण ये बनते हैं। 72,000 नाड़ियां, जिनमें से 10 नाड़ी प्रमुख हैं, जो हमारी कानों को, नाक को, आंखों को, जीभ को, बॉडी को, यूरिन मोशन को कंट्रोल करती हैं। और उनमें से 3 नाड़ी प्रमुख हैं जिनको आप जानते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिनको आप जानते हैं। प्राणवायु इन्हीं के माध्यम से चलती है और बैलेंसिंग होने पर सुषुम्ना जागृत हो जाती है। अब अगर प्रॉब्लम प्राणवायु से आती है तो क्या खाने से ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती है। प्राणवायु को प्राण के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तीसरा लेवल आता है मनोमय कोश। अब आपका खाने पीने का पैटर्न तो चला गया, आपने ठीक खाया, समय पर खाया, बहुत अच्छा कुछ सब कुछ किया, लेकिन मन में टेंशन बहुत रहती है, तनाव बहुत रहती है, भय बहुत रहता है, चिंता बहुत रहती है, द्वेष जागृत होता है आपके मन के अंदर। और इसीलिए वहां से अगर रोग आ रहा है तो क्या भौतिक जगत उसको ठीक कर लेगा? क्योंकि मन अलग है, शरीर अलग है। ये तो मस्तिष्क है, मन नहीं है। मन अलग है, मन को देखा नहीं जा सकता, मन का डायसेक्शन नहीं हो सकता, मन को काटा नहीं जा सकता। मन अलग है, मस्तिष्क अलग है। हाँ, मन
और मस्तिष्क को कनेक्ट करने का काम प्राण करता है। तभी पैर में चोट लगती है तो चोट लग गई, सांस तेज हो जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में चोट लगी, कांटा लगा। और अचानक आप सो रहे थे या यूरिन करने के लिए जा रहे थे, पेशाब करने जाते समय पर आपने देखा सांप, बाथरूम के गेट पर आपने देखा सांप, तुरंत एकदम आपको एकदम हिल गया, अभी देखा ही था, आप बेचैन हो गए, आपका हार्ट बीट बढ़ गया। आपको काटा नहीं है, आपसे बहुत दूर है, लेकिन भयंकर काला है। आप डर गए, घबरा गए, क्या हुआ? आपको तो छुआ भी नहीं, आपको तो काटा भी नहीं, फिर भी आपका सब कुछ हो गया अलग। आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपका शुगर लेवल बढ़ गया। केवल आपको यह पता है कि सांप काटता है तो मर जाते हैं, बस इतना ही है। और बाद में पता चला अरे तो बच्चे ने शरारत करके बाथरूम में डाल दिया था, ये तो नकली है। तब आपको कैसा हो गया? अभी केवल देखा, और अभी आप देखा भी नहीं, केवल आप आराम से बैठे ही थे। आपका छोटा बच्चा अभी यहीं खेल रहा था, बाहर बहुत बड़ा ट्रैफिक है, घर के बाहर भयंकर ट्रैफिक है, और धड़ाम से आवाज आती है, और किसी ने कहा अरे आपका बच्चा, और कहा नहीं, केवल आपको लगा अरे मेरा बच्चा कहां गया, बाहर गया है, तो आपके तुरंत मन में क्या आएगा? अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और जैसे ही आपके मन में आया कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, आप अपनी पल्स चेक करो, आप अपना शुगर चेक करो, आपका यूरिन चेक करो, आपकी भूख प्यास चेक करो, पता चला बच्चा तो पीछे अंदर बैठा है, इधर ही, आपको पता ही नहीं था। केवल सोचने मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसीलिए शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां सोचने मात्र से भी आ जाती हैं। क्या ये बीमारियां जो आई, जिनके बारे में मैंने बात की, जो आपके सोचने मात्र से आती हैं, क्या आपकी दवाइयां उनको ठीक कर सकती हैं? आपके विचार को, आपके भय को ठीक कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो जब नहीं कर सकती हैं तो क्या डील वहां से हो सकती है? कर पाएंगे क्या? क्या भोजन ठीक करके क्या वो ठीक कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो उसके लिए कौन सा डील करना पड़ेगा? मनोमय कोश को डील करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से उसका अगला लेवल है, वो है बुद्धि, यानी विज्ञानमय कोश। जब बुद्धि विकृत हो जाती है, जब विवेक नहीं रहता, जब व्यक्ति के विवेक शून्य हो जाता है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसमें अंतर नहीं कर पाता, झूठी चीजों को, असत्य चीजों को सत्य मानता है और सत्य चीजों को असत्य मानता है, जब भ्रम हो जाता है, नश्वर चीजों को, जो खत्म होने वाली हैं, उनको शाश्वत मानता है, और जो शाश्वत चीजें हैं उनको नश्वर मानता है, किन चीजों के साथ अटैच करता है और किन से डिटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। भ्रमित हो जाना, ध्यान रखना, भ्रमित हो जाने के कारण से जो रोग आते हैं, मोह वहीं से आता है, मोहित होना वहीं से आता है। आपने जाना ही नहीं कि यह तो क्षणभर है, और कहां आप अटैचमेंट हो गए पैसे के साथ। आपको पता है पैसा आने जाने वाली चीज है, यह आपकी विवेकशील बुद्धि कह रही है, लेकिन तो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तनाव तो आएगा। तो विवेक यानी विज्ञानमय कोश के कारण भी आपको रोग आता है। तो विवेक के कारण से जो रोग आ रहा है, क्या आप उसको मन के द्वारा ठीक कर लेंगे? नहीं हो सकता। विवेक के कारण से आने वाला रोग क्या आप खाने से ठीक कर लेंगे? नहीं हो सकता। उसको विवेक के लेवल पर ही डील करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से पांचवा कोश है, और वो है आनंदमय कोश, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ। वह तो डायरेक्ट परमात्मा से मिलाने की कड़ी है आनंदमय कोश। लेकिन आनंदमय कोश भी रोग पैदा करता है, आत्मा के रोग भी होते हैं। कैसे होते हैं आत्मा के रोग? कहते हैं आत्मा शुद्ध है, नो डाउट शुद्ध है, इसीलिए तो भगवान से मिलने की अगला स्टेप तो भगवान ही है ना। आत्मा का मतलब ही अगला स्टेप भगवान है। लेकिन वहां भी तो रोग आते हैं ना। तो वो रोग क्यों आए, उसको जानने के लिए कौन सा रोग है जो आत्मा से आता है, और उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसका नाम है आत्मग्लानि। आत्मग्लानि, ऐसा काम
जिसको आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है और आप कर लेते हैं, आत्मग्लानि का कारण बनते हैं। जब आपको रियलाइज करते हैं तब आपको आत्मग्लानि होती है। और जैसे आत्मग्लानि होती है, वह आत्मग्लानि मतलब आत्मा का रोग हो गया। आत्मग्लानि को कैसे डील करोगे? भोजन से? कैसे करोगे आप प्राणायाम से? कैसे करोगे मन से? नहीं कर सकते। इसको आत्मा के लेवल से ही डील करना पड़ेगा, विवेक से ऊपर उठकर इसको डील करना पड़ेगा। तब कैसे डील करना यह आपको आना चाहिए। इसीलिए 5 लेवल मैंने आपको बताए हैं। इन 5 लेवल को मैं समय समय पर अगले लेवल्स के अंदर आपको इसकी डिटेल जानकारी दूंगा। तब आप डील कर सकते हैं अपने मन के साथ, आप डील कर सकते हैं अपनी बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ, और देख सकते हैं अपनी आत्मा के उस आनंद को। लेकिन आज शुरू करता हूं और आज मैं बताता हूं आपको अन्नमय कोश के बारे में, क्योंकि अन्नमय कोश यह आपकी जानकारी में आना चाहिए। और उसमें से भी सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा अन्नमय कोश की भोजन के बारे में। क्यों? यह शरीर, इसमें अगर वायरस भी आया, किसी ने काटा भी, तो वो कुछ नहीं नुकसान कर सकता जब तक आपके शरीर की इम्यूनिटी है। शरीर में ही रोग से लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता है। और अगर किसी भी रोग ने आपको अटैक किया है, वायरस ने अटैक किया है, इसका मतलब है, और वो अटैक करके प्रभावी हो गया है, अदरवाइज तो वायरस आएगा ना, काटेगा ना, उसकी भी ताकत है। लेकिन आपका शरीर बुखार प्रकट करके, आपका शरीर जुकाम प्रकट करके, आपका शरीर छींक प्रकट करके, आपका शरीर पसीना प्रकट करके उसको वहीं ध्वस्त करने की ताकत रखता है। तो इसीलिए आपका जुकाम, आपका बुखार, आपकी छींक, यह आपका रोग नहीं है, यह आपकी इम्यूनिटी है, आपका पावर है। इसको दबाइए मत, शरीर को लड़ने दीजिए, शरीर को वो ताकत दीजिए कि वो दुश्मन के साथ फाइट कर सके। पकड़ कर मत बैठिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सामान्यतः क्या होता है, अगर किसी के साथ लड़ाई होगी और पति पत्नी साथ जा रहे हैं, तो पत्नी क्या करती है, पति को पकड़ती है, मत लड़ो ना, मत लड़ो ना, रहने दो ना, रहने दो। और 2 गुंडे जो बहुत कमजोर से थे वो ठोक ठाक के चले जाते हैं, और हम ऐसा ही करते हैं। समझदार पत्नी कभी भी ऐसा नहीं करती। वो क्या करती है, वो जब लड़ाई अगर हो गई किसी के साथ, तब वो तुरंत सामने वाले गुंडे को पकड़ लेती है और उसको कहती है नहीं मारो ना, नहीं मारो ना, नहीं मारो ना, ऐसे बोलती है। पति के हाथ खाली हैं। और मैंने ऐसा देखा, हमारे गांव की एक महिला ऐसे कहीं गई, मुझे वहां से समझ में आई बात। गंगा स्नान करने के लिए गई थी, वहां किसी गुंडे के साथ उनकी लड़ाई हो गई और वो बदतमीजी कर रहा था, वो महिला से बदतमीजी करना चाह रहा था। लेकिन वो, अब ये कमजोर था और वो ताकतवर था, लेकिन इसकी पत्नी समझदार थी। तो इन्होंने क्या किया, जो पत्नी के हाथ में लोटा था वो पति के हाथ में दे दिया और उसको जाकर उसने पकड़ लिया। बोले मत मारो ना, मत मारो ना। और पति के हाथ में जो लोटा था उसने उसके सिर में मारा। वो ताकतवर व्यक्ति, उसके साथ में भी 2 लोग थे, वो भाग गए वहां से। समझदारी दिखाई पत्नी ने, दुश्मन को पकड़ा, न कि अपने पति को। हम बीमारी को दवा लेकर दुश्मन को न पकड़कर अपने घर के सदस्य को पकड़कर बीमार करते हैं, इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं। इसलिए पहले लड़ने दो और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं को डेवलप करो। अगर आप उन प्रक्रियाओं को डेवलप करते हैं तो किसी भी प्रकार का वायरस आपको टच भी नहीं कर सकता, और करेगा भी तो परास्त होकर जाएगा। लेकिन वायरस के बाद पक्ष आता है भोजन का, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आपकी जानकारी भी दूंगा। और वो डिटेल क्या है, भोजन कब करना, कहां करना, क्या करना, कैसे करना, कितना करना। भोजन ही शरीर को विकसित करता है। आपके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस है, आपके शरीर में आर्थराइटिस है, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आप खाते तो हैं, लेकिन फिर भी आपकी हड्डियां कमजोर क्यों हैं? आपके घर में काम करने वाली जो महिला है उसकी हड्डियां कमजोर हैं, और जिसके घर में काम करने वाली है उसकी हड्डियां कमजोर हैं, और उसकी महिला काम करने वाली है उसकी हड्डियां मजबूत हैं। क्यों? सड़क पर काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी हड्डियां मजबूत हैं, ताकतवर है। कारण क्या है? तो जानना
कितना खाया यह महत्व की बात नहीं है, कितना पचाया यह महत्व की बात है। इसीलिए आपने सूखी रोटी भी खाई तब भी कैल्शियम आपके शरीर में मिल जाएगा, विटामिन आपके शरीर में मिल जाएगा। इसीलिए साथियों, महत्व की बात है आपने कितना पचाया। तो रोग आता है आपके गलत समय से खाने से, गलत चीजों को खाने से। तो यहां की कुछ जानकारियां देकर अगले लेवल में भी आपको डिस्कस करूंगा। तब फिर यहां बताता हूं भोजन का तरीका क्या है। जब भूख लगे तब खाना, जब नींद लगे तो सो जाना, और सुबह और शाम कुछ न कुछ व्यायाम, कसरत, मेहनत जरूर करना। अगर ऐसा करोगे तो स्वस्थ रहोगे। और इसी प्रकार से भोजन का जब विषय आता है तो भोजन में सुबह का नाश्ता 8 बजे तक, दोपहर का लंच 12 से 1 के बीच में, शाम की चाय 3:30 से 4 के बीच में, और रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले फिनिश करना चाहिए। और इसी प्रकार रात्रि के भोजन में केवल सब्जी रोटी खानी चाहिए। कभी कभी दाल वगैरह सब कुछ खा लो, कभी कभी सारी बदपरहेजी कर लो, रात को 12 बजे भी खा लो, चलेगा, लेकिन रूटीन आपका वैसा नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार जंक फूड, फास्ट फूड यह न खा करके मौसम के ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त अन्न, दाल, सब ये सारी चीजें खानी चाहिए। मैदा है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये अनेक सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। इसी तरह से कैसे खाना, तो टीवी देखते हुए, मोबाइल पर बात करते समय, अखबार पढ़ते समय पर दौड़ दौड़ में खाना नहीं खाना। खाना खाते समय सिर्फ और सिर्फ भोजन खाना करना। कहां खाना, तो साफ सुथरी जगह पर बैठ करके बहुत ठीक प्रकार से शांत होकर भोजन करना। जिस घर के अंदर तनाव है, चिंता है, गुस्सा है, लड़ाई है, वहां पर भोजन मत करना। अदरवाइज तो उनकी गुस्सा अन्न के अंदर आपको प्रभावित करेगी, क्योंकि अन्न भी देवता है। इसीलिए कैसे खाना, शांत बैठकर प्रार्थना करके, हृदय से धन्यवाद करते हुए भोजन को ग्रहण करना। और कब खाना, यह मैंने आपको जानकारी दे दी। कितना खाना, तो भूख लगे उतना खाना। किसी की भूख 2 रोटी में भी हो सकती है, 1 रोटी में भी हो सकती है, और किसी की 20 रोटी में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है व्यक्ति के परिश्रम पर, व्यक्ति की मेहनत पर। इसीलिए कितना खाना ये मैं कुछ तय नहीं करता, लेकिन हाँ, भूख लगे तब खाना, भूख शांत हो जाए उतने खाकर छोड़ देना। थोड़ा सा पेट खाली खाना, जिससे अगली भूख फिर लग सके। और खाना खाते समय पानी मत पीना, थोड़ा सा पानी आवश्यकता होने पर पी लेना। दर्द आ गया, रोग आ गया है, तो उस प्रकार के भोजन की सावधानी रखना। जैसे अर्थराइटिस आ गया है तो खट्टी बादी की चीजें मत खाना। खट्टी चीजें तो आपको पता ही है, बादी की चीजें क्या है, तो कड़ी, राजमा, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी, मटर, बैगन, कटहल, ये वायु की चीजें। इनको खाओगे तो दर्द बढ़ जाएगा, चाहे सैटिका है, चाहे कमर दर्द है, चाहे माइग्रेन है, दर्द तो दर्द है। इसी प्रकार से अगर जुकाम हो गया है तो ठंडी चीजें मत खाना, दही मत खाना। लंग से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है, तो क्या, दही मत खाना, ठंडी चीजें मत खाना। अगर ठंडी चीजें खाओगे तो बढ़ जाएगा, आइसक्रीम मत खाना, गर्म चीजें खाना। अगर बुखार आ गया है तो कौन सी चीजें नहीं खाना, तो जो शरीर में गर्मी पैदा करने वाली चीजें हैं उनको मत खाना। सुपाच्य नहीं है उनको मत खाना, पाचन की वाली ठीक खाना। एसिडिटी अगर हो गई है तो क्या नहीं खाना, तो ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, ज्यादा तली भुनी चीजें ये मत खाना। सुपाच्य चीजों को खाना, ज्यादा गर्म चीजें मत खाना, सामान्य और ठंडी चीजों को खाना। एसिडिटी है तो दही आपको उपयोगी होगा, लेकिन एसिडिटी है तो लाल मिर्च आपके लिए जहर हो जाएगी, ज्यादा मीठी चीजें आपके लिए जहर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन है तो क्या खाना, तो कॉन्स्टिपेशन है तो मैदा मत खाना। जिनके अंदर फाइबर्स कंटेंट्स अधिक हैं उनको खाना। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना। तो ऐसी खाने पीने की चीजों का, छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो अन्नमय कोश को हम ठीक कर सकेंगे और निरोगी रह सकेंगे। तो इस प्रकार से छोटी चूक बड़े रोग का एक पार्ट का कुछ हिस्सा मैंने आपके साथ यहां शेयर किया है। इससे आगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की चर्चा भी आगे मैं करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज और शेयर करके आपको बताता हूं, ध्यान करना, जो भी आप खाते हैं उसकी 7 धातुएं बनती हैं, सप्त धातु बनती हैं। ये धातु विकृत होती हैं तभी रोग आता है। उनमें से क्या है, रस, रक्त,
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ऐसी 7 धातुएं इसकी बनती हैं। तो आप खाने को हल्के में मत लेना। यही खाना आपके मोटापे का कारण और पतले होने का कारण बनता है, क्योंकि उसी से मेद पैदा होता है। यही खाना आपकी हड्डियों से संबंधित होता है कि इसी खाने में से अस्थि बनती है और इसी खाने में से वीर्य बनता है। इनफर्टिलिटी का कारण भी वही बनता है, उत्तम संतान का कारण भी वही बनता है। इसीलिए आपने कैसा खाया, कहां खाया, यह केवल आप तक सीमित नहीं है, आपकी संतानों तक सीमित है। यही आपके जीन्स में भी जाता है, हेरिडिटरी का कारण बनता है। इसीलिए अन्नमय कोश महत्वपूर्ण है। सारी चीजें इसी पर टिकी हैं, भौतिक जगत में इसी पर टिकी हैं, इसी से दृष्टिगोचर होती हैं, इसी से दिखाई देती हैं। आपका मन कैसा है आपके तन से पता चलता है, आपकी वाणी से पता चलता है। आपका विज्ञान कैसा है, ज्ञान कैसा है, आत्मा कैसी है, आपके तन से पता चलता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश और सबको जानना है तो अन्नमय कोश को ठीक करना पहले आवश्यक है। तो आज हमने चर्चा की आपको छोटी चूक बड़े रोग, कौन सी छोटी चूक है जो बड़े बड़े रोगों का कारण बनती है। आइए इसकी डिटेल जानकारी अगले लेवल्स के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज की इतनी जानकारी का अभ्यास करें, चिंतन करें, मनन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।